साल 1952, जगह मॉस्को। एक भारतीय एम्बेसडर जोसेफ स्टालिन के कंधे पर हाथ रखता है और स्टालिन, वही स्टालिन जिसके नाम से दुनिया कांपती थी, भावुक हो जाते हैं। कहते हैं, आप पहले इंसान हैं जिसने मुझे मॉन्स्टर नहीं इंसान समझा। ये एम्बेसडर कोई करियर डिप्लोमेट नहीं था, ये एक फिलॉसफर था। और आज 73 साल बाद भारत फिर वही सवाल पूछ रहा है, क्या हमें मैसेंजर्स चाहिए या बिलीवर्स। 25 जून 2026, दिनेश त्रिवेदी ने बांग्लादेश में हाई कमिश्नर की पोस्ट संभाल ली है। यही नहीं, मोदी गवर्नमेंट ने उन्हें कैबिनेट रैंक भी दी है। इस पर आप हमारा पुराना वीडियो भी देख सकते हैं। भार संभालते ही दिनेश त्रिवेदी ने ढाका से सबसे बड़ा धमाका किया। उन्होंने घोषणा कर दी कि पिछले 2 सालों से बंद पड़े जनरल ट्रैवल वीजा को तत्काल प्रभाव से दोबारा बहाल किया जा रहा है। दोस्तों, आपने देखा कि दिनेश त्रिवेदी को कैबिनेट रैंक दी गई है। अब हम आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। ये कहानी सिर्फ एक व्यक्ति के बारे में नहीं है, ये कहानी है उस बदलाव की जहां डिप्लोमेसी अब फाइल्स और मीटिंग्स तक लिमिटेड नहीं रही, बल्कि नैरेटिव्स, परसेप्शन और पॉलिटिकल केमिस्ट्री का खेल बन चुकी है। तो दोस्तों, अगर आप डिप्लोमेसी में इंटरेस्ट रखते हैं तो आज का ये वीडियो जरूर देखिए। भाजपा नेता दिनेश त्रिवेदी राजनीतिक वेटरन हैं। केंद्र सरकार में वे रेलवे मिनिस्टर रह चुके हैं, कई बार के एमपी रह चुके हैं। उनको बांग्लादेश भेजा जाना महज कोई इत्तेफाक नहीं है। बांग्लादेश का केस सिंपल नहीं है, ये बॉर्डर, माइग्रेशन, कल्चर और रीजनल पॉलिटिक्स का कॉम्प्लेक्स मिक्स है। वेस्ट बंगाल फैक्टर्स में हमेशा रहता है। दिनेश त्रिवेदी इस इकोसिस्टम को समझते हैं। कोलकाता से वे पढ़े भी हैं और बैरकपुर से सांसद भी रहे हैं। वे इस पूरे भौगोलिक क्षेत्र को जानते हैं, पॉलिटिकल सिग्नल समझ सकते हैं और दिल्ली की लाइन को पुश कर सकते हैं। और आज के हालात में भारत को ऐसा ही एम्बेसडर चाहिए, क्योंकि आज की दुनिया में एम्बेसडर सिर्फ एक सरकारी प्रतिनिधि नहीं होता, वो अपने देश की सरकार, उसकी पॉलिसी और उसके हेड ऑफ स्टेट्स का चेहरा भी होता है। वो दूसरे देश के सांसदों से बातचीत करता है, मीडिया से खुलेआम टकराता है, थिंक टैंक्स को इन्फ्लुएंस करता है, डायस्पोरा को मोबिलाइज करता है और कई बार तो सीधे जनता के बीच जाकर अपने देश का पक्ष रखता है। क्योंकि डिप्लोमेसी अब सिर्फ प्लेन स्टेटमेंट्स की नहीं कि बस ऐसे ही पढ़ दिया, बल्कि अब वो परसेप्शन की लड़ाई है। अब सवाल यह है कि क्या इंडिया अभी भी उसी पुराने मॉडल पर चल सकता है जहां हर एम्बेसडर एक करियर आईएफएस ऑफिसर ही हो, या फिर समय आ गया है कि कुछ खास देशों में पॉलिटिकल अपॉइंटीज को भेजा जाए। अगर आप हिस्ट्री में जाते हैं तो आपको पता चलता है कि भारत ने एक्सपेरिमेंट पहले किया है और काफी हद तक सफलतापूर्वक किया है। पहले भी हमारे पास कई ऐसे उदाहरण हैं, जैसे वीके मेनन या विजय लक्ष्मी पंडित, जिन्होंने एम्बेसडोरियल पोस्टिंग्स पर काफ़ी वक्त बिताया। लेकिन आज हम कुछ ऐसे पॉलिटिकल अपॉइंटीज़ के केसेस पर बात करेंगे जिन्होंने डिप्लोमेसी की दुनिया में अपनी छाप छोड़ी। सबसे पहले केस है पूर्व राष्ट्रपति एस राधाकृष्णन का। अब इस एग्जाम्पल को सरफेस लेवल पर मत देखिए, डिटेल में समझिए। उस समय यूएसएसआर एक क्लोज्ड, सस्पिशियस और हाईली आइडियोलॉजिकल स्टेट था। उसके नेता जोसेफ स्टालिन फॉरेन एनवॉयज से दूरी बनाए रखते थे। कई एम्बेसडर्स को तो महीनों तक इंतजार करवाते थे, और वो भी सिर्फ क्रेडेंशियल्स प्रेजेंट करने के लिए। ऐसे माहौल में इंडिया ने एक करियर डिप्लोमेट नहीं बल्कि एक फिलोसफर को भेजा। जब राधा कृष्णन जी स्टालिन से मिले तो उन्होंने डिफेंस डील्स या ट्रीटीज पर बातचीत नहीं की, उन्होंने फिलॉसफी की बात की, उन्होंने ह्यूमैनिटी की बात की, उन्होंने उस कॉन्सेप्ट की बात की जिसे उन्होंने सोल ऑफ द ह्यूमन बीइंग कहा। ये अप्रोच पूरी तरह अनकन्वेंशनल थी। और फिर एक ऐसा मोमेंट आया जब राधा कृष्णन अपनी पोस्टिंग खत्म करके जा रहे थे 1952 में, तो उन्होंने स्टालिन के कंधे पर हाथ रखा। ये एक सिंपल जेस्चर था, लेकिन उस समय के कॉन्टेक्स्ट में अनइमेजिनेबल था। किसी के लिए भी, किसी एम्बेसडर के लिए ऐसा पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं था। स्टालिन रिपोर्टेडली बहुत इमोशनल हुए और उन्होंने कहा कि आप पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने मुझे इंसान की तरह ट्रीट किया, मॉन्स्टर की तरह नहीं। अब सोचिए, ये कोई पॉलिसी सक्सेस नहीं है, ये कोई ट्रीटी नहीं है, ये प्योर ह्यूमन कनेक्शन है। और यही कनेक्शन उस समय सोवियत सस्पिशन को सॉफ्ट करने में मदद करता है, खासकर तब जब यूएसएसआर को भारत के ब्रिटिश कॉमनवेल्थ से जुड़े रहने पर शक था। ये डिप्लोमेसी नहीं, साइकोलॉजिकल ब्रेक थ्रू था। अब दूसरा केस आता है नानी पालखीवाला का। कॉन्टेक्स्ट समझिए, देश में इंदिरा गांधी द्वारा लगाई गई इमरजेंसी खत्म हुई, भारत की इंटरनेशनल इमेज डैमेज हो चुकी है। अमेरिका में परसेप्शन ये था कि इंडिया अथॉरिटेरियन हो गया है इंदिरा जी के राज में। ऐसे समय में भारत एक कन्वेंशनल डिप्लोमेट भेज सकता था जो वॉशिंगटन में बैठकर केबल्स भेजता और मीटिंग्स अटेंड करता, लेकिन भारत ने 1977 में पलखीवाला को भेजा। अब उन्होंने क्या किया, इसे डिटेल में समझिए। एक
वाइडली रिमेंबर्ड मोमेंट है जिसे लिलियन कार्टर इंसिडेंट कहा जाता है, जब नानी पलखीवाला ने एक आधिकारिक विजिट के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति जिमी कार्टर की मां को उनके जूते पहनाने में मदद की, घुटनों के बल झुककर सहायता की। ये कोई प्रोटोकॉल जेस्चर नहीं था, ये एक ह्यूमन कल्चरल जेस्चर था। उस मोमेंट की तस्वीर पूरी अमेरिकन मीडिया में सर्कुलेट हुई और उसने एक मैसेज दिया कि इंडियन एम्बेसडर रिजिड ब्यूरोक्रेट नहीं है बल्कि हम्बल और कल्चर्ड पर्सनैलिटी है। लेकिन असली काम उसके बाद शुरू होता है। पलखीवाला एम्बेसी तक सीमित नहीं रहे, उन्होंने पूरे अमेरिका में ट्रैवल किया, उन्होंने यूनिवर्सिटीज़ में स्पीचेस दिए, उन्होंने थिंक टैंक्स में वे गए, पब्लिक फोरम्स में गए। 2 साल के अंदर उन्होंने 170 से ज़्यादा स्पीचेस दी पूरी अमेरिका में। हर स्पीच में उन्होंने इंडिया की डेमोक्रेसी को एक्सप्लेन किया, उन्होंने इमरजेंसी के बाद की इंडिया को प्रेजेंट किया, उन्होंने ये बताया कि इंडिया में इंस्टीट्यूशंस अभी भी मजबूत हैं। अब कंपेयर कीजिए, एक करियर डिप्लोमेट क्या करता? ऑफिशियल नोट्स भेजता, गवर्नमेंट ब्रीफ सर्कुलेट करता, क्लोज रूम्स मीटिंग्स अटेंड करता, लेकिन पलखीवाला ने नैरेटिव को पब्लिक डोमेन में शिफ्ट कर दिया, उन्होंने परसेप्शन बदल दिया। नानी पलखीवाला की इस तरह की पब्लिक एंगेजमेंट ने अमेरिका की नज़रों में भारत को एक आत्मविश्वासी और सुचारू रूप से कार्य कर रही डेमोक्रेसी के रूप में फिर से स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब तीसरा केस है सिद्धार्थ शंकर रे का। ये पीरियड है अर्ली 1990s का। कोल्ड वॉर खत्म हो चुका है, इंडिया इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की शुरुआत कर चुका है, लेकिन अमेरिका स्केप्टिकल है। उन्हें लगता है कि इंडिया हाफ हार्टेड रिफॉर्म्स कर रहा है। अब इस सिचुएशन में रे वॉशिंगटन पहुंचते हैं। उनका बिगेस्ट एडवांटेज क्या था? उनका पॉलिटिकल स्टैचर। वह सिर्फ एम्बेसडर नहीं थे, वह फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे, यूनियन मिनिस्टर थे और सबसे इंपॉर्टेंट वह सीधे प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव से कनेक्टेड थे। इस परसेप्शन ने पूरा गेम बदल दिया। रे ने ट्रेडिशनल डिप्लोमेटिक चैनल्स पर डिपेंड नहीं किया, उन्होंने सीधे यूएस सेनेटर्स, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिशियल्स और बिजनेस लीडर्स से एंगेजमेंट शुरू किया। उन्होंने ब्यूरोक्रेटिक लेयर्स को बाईपास किया और वॉशिंगटन में ये समझ बन गई कि अगर रे कुछ कह रहे हैं तो वह सीधा पीएम की थिंकिंग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इससे उनकी क्रेडिबिलिटी बढ़ी, एक्सेस बढ़ा और इसका असर नेगोशिएशंस में भी दिखा। अब दोस्तों, इन तीनों एग्जाम्पल्स को जोड़कर देखिए, कॉमन थ्रेड क्या है? ये लोग सिर्फ डिप्लोमैट्स नहीं थे, ये लोग पॉलिटिकल वेट लेकर आए थे। इनके पास नैरेटिव था, कन्विक्शन था और सबसे इंपॉर्टेंट अथॉरिटी थी। इससे सीख क्या मिलती है? यही कि कुछ सिचुएशंस में पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी डिप्लोमेटिक ट्रेनिंग से ज़्यादा वैल्यूएबल हो सकती है। लेकिन दुनिया अब बदल चुकी है। आज जियोपॉलिटिक्स आइडियोलॉजी ड्रिवन है। आज कंट्री सिर्फ इंटरेस्ट के आधार पर नहीं बल्कि नैरेटिव्स और आइडियोलॉजिकल पोजीशनिंग के आधार पर भी अलाइन हो रही है। इंडिया भी अब सिर्फ डेवलपिंग नेशन नहीं रहा, उसे एक पोल ऑफ पावर के रूप में देखा जा रहा है। ऐसे में सवाल उठता है, क्या इंडिया को सिर्फ मैसेंजर चाहिए या बिलीवर्स? समय की मांग तो यही है कि एम्बेसडोरियल पोस्टिंग्स पर अब ऐसे लोग चाहिए जो सिर्फ पॉलिसी कन्वे ना करें बल्कि उस विजन में बिलीव भी करें। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।